This video is sponsored by Ram Ram Group of Companies, co-sponsored by Nature House and Bhaiya Ji Silver Coated Ilaichi. सीओ साहब का गदा लेके शोभा यात्रा में शामिल हो जाना, लगातार ऐसा बयान देना। पुलिस अधिकारी को जो है कभी भी कोई चीज़ असावधानी में या बाई द वे नहीं बोलना चाहिए, और ये गदा लेके चलना या इस तरह की बात है, ये चीज़ें ठीक नहीं है। अगर आम पब्लिक के बीच में अगर पुलिस शब्द का कोई प्रयोग करे तो उसके मन में जो छवि सबसे पहले आती है वो एक भय वाली आती है। पुलिस का व्यवहार बहुत खराब है, बदतमीजी जो है एक तरह से जड़ कर गई है, और पुलिस को चूंकि अप्रिय कार्रवाई करने का अधिकार, कानूनी अधिकार प्राप्त है, इसलिए पुलिस जब बदतमीजी करती है तो उससे भय व्याप्त होता है। सर देखिए, आप जिस पद पे रह चुके उस पद पे भी ऐसा है कि आपको भी कई बार आप असहाय फील करते होंगे। मैंने पुलिस अधीक्षक से बात किया, मैंने कहा भाई एफआईआर लिखवा दीजिए। पुलिस अधीक्षक एफआईआर नहीं लिखा रहे हैं। मतलब एक डीजीपी साहब, पूर्व डीजीपी की बात एक कप्तान ही सुन रहे हैं। फिर 3-4 दिन जब और हो गए तो मैंने फिर उनके एडीजी से कहा। पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर कुछ वीडियो वायरल हो रहा है, जिसके बाद लगातार कुछ वर्गों का कहना है, कुछ लोगों का कहना है, सोशल मीडिया यूजर का कहना है कि पुलिस जो है वो पॉलिटिशियन बनती जा रही है। महाकुंभ में आरोप लगा पुलिस सिस्टम पे, उसके बाद संभल में, और अभी हाल ही में संभल सीओ का एक बयान, जिसके बाद अलग ही माहौल बन रखा है सोशल मीडिया पर। इन सभी पुलिसिया सिस्टम को समझने के लिए हमने सोचा क्यों ना किसी ऐसे व्यक्ति को बतकही चौक के पंचायत पर बुलाया जाए, जिसने पुलिसिया सिस्टम बनाने का, दुरुस्त करने का बहुत प्रयास किया और दुरुस्त भी किया। तो हमने इस बार बतकही चौक पे बतौर मेहमान बुलाया सुलखान सिंह साहब को, जो पुलिस महकमे के पूर्व डीजीपी रह चुके हैं। तो बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे बतकही चौक पे। और साथ ही साथ मैं धन्यवाद और साधुवाद अर्पित करता हूं राम राम ग्रुप का, जो निष्पक्ष पत्रकारिता को आगे बढ़ा रहा है। सर सबसे पहला सवाल आपसे वही, इस समय देखिए आरोप बहुत लग रहा है, महाकुंभ में भी आरोप लगा, कार्यप्रणाली को लेके बहुत सवाल उठाए गए। अभी हाल में एक सीओ साहब हैं संभल के, जिनके बयान को लेके अलग ही माहौल बना हुआ है सोशल मीडिया पर, क्या सब कहेंगे इस पे? ये सीओ संभल का जो बयान प्रोबेबली ये शांति समिति की बैठक में हुआ था, तो ये कहना कि मुसलमानों का 52 शुक्रवार होते हैं और त्यौहार हिंदुओं का एक ही होली होता है, और अगर आपको आपत्ति है रंग से तो आप बाहर ना निकलें, ये उचित नहीं था किसी तरह से। इस तरह की बातें ये सरकार को या पुलिस अधिकारियों को नहीं कहनी चाहिए। पुलिस अधिकारियों का ये दायित्व है, मजिस्ट्रेट का, पुलिस अधिकारियों का, कि होली का जो सेलिब्रेशन है वो पब्लिक प्लेस पे लिमिटेड टाइम तक हो। अक्सर ये किया जाता है कि 11 बजे या 12 बजे तक ही गीले रंग खेलने की अनुमति दी जाती है, और उसके बाद लोग अपने अपने घरों में जाएँ, स्नान करते हैं और साफ़ सुथरे होकर फिर सूखा अबीर वगैरह से खेला जाता है इसको जो है। इसके साथ में ये भी इंस्ट्रक्शन दिया जाता है शांति समिति की बैठक में कि आयोजक लोग ध्यान रखें इसका, कि जो नहीं चाहते हैं उन पर रंग न डाला जाए। ड्यूटी पर मौजूद पुलिस अधिकारियों या मजिस्ट्रेट और अन्य अधिकारियों पर रंग न डाला जाए। पासरवाई महिलाएं हों या कोई ऐसा जो भी व्यक्ति नहीं चाहता उस पर रंग न डाला जाए। ये उन लोगों को सुनिश्चित करना है जिन्होंने वो होली का जो प्रोग्राम है वहाँ पर आयोजित कर रखा है। तो ये उनको रिक्वेस्ट करनी चाहिए और ये उनको बताना चाहिए कि ये उनकी जिम्मेदारी है, जिम्मेदार लोगों की, कि ये इसका पालन हो, बजाय उसके कि ये कहना कि आप बाहर न निकलिए, उचित नहीं था। लेकिन सर देखिए ना कि संभल में वो सर्वे के दौरान जब हिंसा हुआ, उसके बाद सीओ साहब का गदा लेके शोभा यात्रा में शामिल हो जाना, लगातार ऐसा बयान देना, और उसको बल और मिल जाता है जब प्रदेश के मुखिया, खुद सीएम उनको कहें कि नहीं भाई, जो हमारा पहलवान है, जो हमारा सीओ तो पहलवान रह चुका है, और बात तो एक तरीके से सही कह रहा है। एक निजी कार्यक्रम में सीएम साहब थे, उन्होंने उस बयान का समर्थन एक तरीके से कर दिया। देखिए, पुलिस अधिकारी को जो है कभी भी कोई चीज़ असावधानी में या बाई द वे नहीं बोलना चाहिए। पुलिस को हमेशा सोच समझ के बोलना चाहिए।
पुलिस की जिम्मेदारी है शांति व्यवस्था बना के रखना। अगर पुलिस अधिकारी इस तरह की बात करेंगे तो ये अनुचित होगा, किसी किसी सूरत में अनुचित होगा। कौन बाहर निकले कौन ना निकले ये लोग खुद तय करते हैं। बहुत सारे लोग खुद जानबूझ के बाहर नहीं निकलते हैं ताकि अनावश्यक रूप से रंग वगैरह ना पड़े, लेकिन ये काम पुलिस को नहीं कहना चाहिए, बात नहीं कहनी चाहिए उनको। पुलिस को यही कहना है कि भाई आप किसी पे रंग नहीं डालेंगे जो नहीं चाहता है, क्योंकि आप पब्लिक प्लेस पे ये प्रोग्राम कर रहे हैं तो ये आपकी जिम्मेदारी है इसकी। तो उनको ऐसी बात बिल्कुल नहीं कहनी चाहिए। और ये गदा लेके चलना या इस तरह की बातें, ये चीज़ें ठीक नहीं है। पुलिस को बहुत व्यापक अधिकार दिए गए हैं, लोगों की स्वतंत्रता का हनन करती है पुलिस की कार्रवाइयाँ, और पुलिस को अधिकार है कि लोगों के लाइफ और लिबर्टी के अधिकार को कर्टेल कर सकती है। तो इसलिए पुलिस को ज़रूरी है कि वो निष्पक्ष न सिर्फ रहे बल्कि दिखाई भी पड़े कि पुलिस निष्पक्ष है, ये बहुत ज़रूरी है। लेकिन पिछले कुछ दिनों से वो मिसिंग है। जी, ये उचित नहीं है, ये मैं इसको ठीक नहीं मानता हूँ। इस पर ध्यान दिया जाना चाहिए और जिम्मेदार लोगों को, सरकार को ये प्रयास करना चाहिए कि पुलिस न सिर्फ निष्पक्ष रहे बल्कि निष्पक्ष दिखाई भी पड़े। जो है कुंभ में जिस दिन ये मौनी अमावस्या के दिन हुआ था भगदड़, कई लोगों की जान गई, लेकिन उसके बाद हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा भी पुलिस द्वारा किया गया था। उस तस्वीर को आप कैसे देखते हैं? मैंने वो पुष्प वर्षा तो नहीं देखी, लेकिन पुष्प वर्षा पहले भी पुलिस ये कांवड़ियों के ऊपर कर चुकी है। ये चीज़ें उचित नहीं है। ये किसी भी नागरिकों के ऊपर, भले ही वो किसी धर्म के अनुयायी हों, कोई इस तरह की पुष्प वर्षा करना या कोई ऐसा शो करना कि आप किसी एक पक्ष को का समर्थन कर रहे हैं या उनके साथ खड़े हैं, ये उचित नहीं होता है। तो मैं ऐसी चीज़ों का समर्थन बिल्कुल नहीं करता, मैं ठीक नहीं मानता हूँ उन चीज़ों को। बाकी हमारे सहयोगी हैं, ये सवाल आपसे पूछना चाहते हैं। सर, मेरा सवाल ये है कि ऑल इंडिया इमाम एक संगठन है, उसके अध्यक्ष हैं मुफ्ती जुल्फ़िकार। उन्होंने जो सीओ अनुज चौधरी हैं उनके बयान पे कहा कि सीओ अनुज चौधरी मुजफ्फरनगर के रहने वाले हैं, उनके भाई बीजेपी के नेता हैं और उनकी पत्नी बीजेपी सदर से मुजफ्फरनगर सदर से ब्लॉक प्रमुख हैं। तो ऐसे में सीओ के खिलाफ कई बार जो वहाँ के कुछ विशेष वर्ग के लोग हैं उन्होंने एप्लीकेशन भी दिया कि इनको हटाया जाए। ये समय समय पर ऐसा बयान देते हैं जिसकी वजह से जो कुछ लोग हैं उनको ठेस पहुंचती है और इनके बयान से काफ़ी तकलीफ़ लोगों को होती है। लेकिन सरकार की तरफ से उनके खिलाफ कोई कदम नहीं उठाया गया और सरकार लगातार उनको जो है प्रोत्साहित करने का काम करती रही, चाहे सरकार के बड़े अफसर हों, चाहे सरकार में बैठे मंत्री या मुख्यमंत्री हों। तो ऐसे में क्या लग रहा है कि वो बीजेपी से जिस तरीके से उनका तार जुड़ा है, ऐसे में उनको मदद मिलती है और उनका हौसला और बढ़ता है इस तरीके के बयान देने को लेकर जो अभी उन्होंने होली को लेकर दिया? देखिए, सरकार को ऐसे अधिकारियों को फील्ड से हटाना चाहिए, ऐसे लोगों को वहाँ रखना नहीं चाहिए। ये प्रयास सरकार को करना है कि पुलिस डिपार्टमेंट और पुलिस अधिकारी निष्पक्ष बने रहें और निष्पक्ष दिखाई पड़ें। उनके किसी कृत्य से या उनके किसी बयान से ये इम्प्रेशन नहीं जाना चाहिए कि वो किसी तरह से भी कोई पक्षपातपूर्ण कार्रवाई कर सकते हैं या उनकी कोई विचारधारा पक्षपातपूर्ण है, ये ऐसा संदेश नहीं जाना चाहिए। पुलिस बने जैसा बताया एक बहुत ही क्रिटिकल संगठन है और पुलिस के बारे में इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस को ब्यूरोक्रेटिक और राजनीतिक दखल से स्वतंत्र करने के लिए 2006 में बहुत डिटेल में आदेश जारी किए थे। दुर्भाग्य से वो कोई स्टेट पालन नहीं कर रहा, यूपी भी पालन नहीं कर रहा उसका, तो ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है। लेकिन फिर भी पुलिस को सुप्रीम कोर्ट ने बार बार इस बात को कहा कि पुलिस जो है दूसरे डिपार्टमेंट की तरह नहीं है। ये डिपार्टमेंट जो है ये लोगों के फंडामेंटल राइट्स को प्रभावित करता है और इसलिए इसका कार्यकारी दृष्टि से एक स्वायत्तता होनी चाहिए और ये जो राजनीतिक या नौकरशाही की दखलंदाजी से इसको मुक्त रखा जाना चाहिए। तो ये सरकार को देखना है, सरकार के अधीन पुलिस विभाग होता है, ये सरकार की जिम्मेदारी है कि सरकार इसको सुनिश्चित करे और मुझे उम्मीद है कि सरकार इस पर लोगों को कोई एडवर्स सोचने का मौका नहीं देगी और सरकार इस पर खरी उतरेगी। आप सर लगातार जब मुखिया थे, पुलिस मुखिया, तो आपने एक बात आप कहते रहे, मैं आपसे पहले भी पूछ चुका हूँ कि सीयूजी नंबर उठाइए, अपने सीयूजी नंबर उठाइए और आप खुद उठाते थे। आज के डेट में सीयूजी नंबर पड़े हुए हैं सब इंटरनेट पे, आप किसी सीयूजी नंबर को डायल कर लीजिए, चाहे वो एसएचओ का हो या डीजीपी साहब का, कोई भी यार सीधा वो सीयूजी उठा ले तो फिर मुझे बताइए। सीयूजी नंबर लाया गया था कि कोई भी समस्या अपनी सुनाई जा सके।
सीयूजी नंबर मिलाते थक जाइए, सीयूजी नंबर उठाने वाला नहीं है। पीआरओ पहले तो था डायरेक्ट आप उठाइए, पीआरओ साहब उठाते हैं। पीआरओ साहब बताएंगे कि मतलब एसएचओ साहब के भी कहेंगे कि जो अर्दली साहब है वो कहेंगे कि अभी एसएचओ साहब किसी चीज़ में बिजी हैं। एसपी साहब के पीआरओ साहब कहेंगे कि अभी किसी मीटिंग में है, मीटिंग चल रही हो ना चल रही हो, सुबह से शाम तक मीटिंग चलती रहती है, आप बात नहीं कर सकते हैं, आप अपनी बात नहीं रख सकते। तो उस सीयूजी का क्या मतलब भाई साहब, रख दीजिए, उसके का पूजा किया जाए, सत्यनारायण भगवान की कथा करा ली जाए। देखिए, मैं तो ये खुद देख रहा हूँ, मुझे 7 साल से अब ज़्यादा टाइम हो गया रिटायरमेंट के। ये बात सही है कि ज़्यादातर अधिकारी अपना फ़ोन नहीं उठाते हैं, तो लेकिन उनको उठाना चाहिए और ये संभव है, कोई ऐसी मुश्किल बात नहीं है। मैं लखनऊ में आईजी जोन रहा, यहाँ डीआईजी रेंज था, डीजीपी रहा, जो कि बहुत बेस्ट पोस्टें हैं तीनों ये। लेकिन मुझे कभी दिक्कत नहीं हुई। जब मैं किसी मीटिंग में या कभी बिजी होता हूँ तो फ़ोन को साइलेंट कर देता था, और अगर कोई जाने पहचाने नंबर से कॉल आती थी तो मैं कॉल बैक कर लेता था। अदरवाइज लोग खुद कॉल कर लेते हैं, और बाकी टाइम में तो हम उपलब्ध रहते थे। अगर फ्री है तो मैं कॉल सभी उठाता था, चाहे वो नोन हो चाहे नोन नंबर की कॉल हो। तो सर ये आखिर ये वाला माइंडसेट आया क्यों कि चलो सीयूजी नंबर नहीं उठाते काम हो जाएगा? उन्हें ये डर नहीं क्या कि कार्रवाई होगी, कोई पूछने वाला नहीं लोगों है? को लगता है कि कार्रवाई नहीं होगी, इसलिए वो अवॉइड करते हैं इसको। इस पे सरकार को, डिपार्टमेंट को देखना चाहिए कि ऐसे अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करें जो फ़ोन नहीं उठाते हैं अपना। लूप होल डिपार्टमेंट की तरफ से या सरकार की तरफ से? सरकार को भी करना चाहिए। एक्चुअली सीनियर अधिकारियों के खिलाफ तो कार्रवाई सरकार ही कर सकती है, लेकिन बाकी लोगों के खिलाफ तो डीजीपी भी कर सकते हैं, तो ये दोनों करना चाहिए। यानी ये पुलिसिया सिस्टम के तक मैसेज पहुंच गया कि सरकार कोई कार्रवाई नहीं करने वाली, आपको जो करना है ये करें। मैसेज पहुंच गया है, ऐसे लोग को उठाते नहीं हैं। और बहुत सारे लोग तो ऐसे हैं कि उनको बता दीजिए कि भाई मैं फला फला बोल रहा हूँ, बात करा दीजिएगा आप एसपी साहब से या कमिश्नर साहब से, नहीं कॉल करते हो। तो उनको लगता है कि ये निभ जाएगा, उनको लगता है कि भाई रिटायर्ड अधिकारी है, इससे बात ना करके क्या नुकसान हो जाएगा हमारा। सत्तारूढ़ पार्टी के जब कार्यकर्ता थाने चौकी में पिट जा रहे हो तो मैसेज तो बहुत साफ पहुंचा है। अब क्या मैसेज जा रहा है ये तो भगवान जाने, बड़ा एक अनसर्टेन सी बातें हो जाती हैं इस तरह में। लेकिन ये तो अधिकारियों को संवेदनशीलता अपनी दिखानी होगी। हम लोगों के ज़माने में जो पहले लैंडलाइन हुआ करता था, तब भी हमारा इंस्ट्रक्शन ये रहता था कि किसी का भी फ़ोन आए आप बात जरूर कराइए, उससे नाम मत पूछिए उसका। बहुत से लोग नाम नहीं बताते हैं, हिचकिचाते हैं नाम बताने में, तो नाम पूछने का दबाव मत डालिए उसको। अच्छा, मैं आपको एक बहुत आपके दौर में, चूँकि मुझे लगता है अखिलेश सरकार के दौर में ट्विटर आया, उत्तर प्रदेश के भारत की कोई ऐसी पुलिस जो ट्वीट से संज्ञान लेके कार्रवाई करती थी वो यूपी पुलिस थी। लेकिन दौर ऐसा चला, लोग ने मामला बताना शुरू किया, ऐसा 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 हो रहा है। लेकिन पिछले कुछ दिनों में मैं एक ट्रेंड नोटिस कर रहा हूँ कि अगर आप कोई खबर ट्वीट कर रहे हैं, बता रहे हैं कि ऐसी ऐसी बात है, @यूपी पुलिस, @हरदोई पुलिस है, देवरिया पुलिस, आपने जैसे बताने की कोशिश की, तुरंत आता है कि आप भ्रामक खबर फैला रहे हैं, आपके ऊपर उचित कार्रवाई होगी। अब 80% जो मेरे जानने वाले भी पत्रकार थे, उन्होंने कहा भैया हाथ जोड़ लो, पता चले 2 FIR लेके बैठ जाए, इससे अच्छा खबर ही नहीं बताना है। ऐसी कोई जानकारी आपके ध्यान में आई? मेरी जानकारी तो नहीं है ऐसी, लेकिन अगर ऐसा है तो ये बहुत गलत है। पुलिस को कहीं से भी सूचना मिले उस पर कार्रवाई करनी चाहिए, उसको वेरीफाई करना चाहिए, और उसको एक अभिसूचना मान करके, भले ही वो आदमी अपना नाम पता नहीं बताता है, तो उस पर कार्रवाई करनी चाहिए। ये देखिए, आपको याद हो कि RTI में ये प्रोविजन किया गया है कि आप जो है उसको उसकी पहचान बताने के लिए या उसका मकसद बताने के लिए बाध्य नहीं कर सकते। इसका उद्देश्य यही था कि आप जो लोग किसी कारण से आशंकित हैं कि उनके खिलाफ नाम बताने से कोई बात हो जाएगी, वो नाम नहीं बताना चाहते हैं, तो आप इसको टॉलरेट करिए और इनकरेज करिए कि आप सूचना हमको दीजिए, हम वेरीफाई करेंगे, हमारे पास तंत्र है, हम वेरीफाई करेंगे और कार्रवाई करेंगे। उसमें कार्रवाई नहीं करने लायक होगी तो नहीं करेंगे। अभी सर एक प्रयागराज का मामला आपके संज्ञान में होगा कि गलत घर गिरा दिया गया था, पुलिसिया सिस्टम का एक एग्जाम्पल। उसके बाद आदेश आया, सुप्रीम आदेश आया कि अब बनवाया जाए। और चूंकि आपके ही सोशल मीडिया से मेरे को एक और जानकारी मिली कि पंजाब में एक दरोगा या इंस्पेक्टर थे जिनको 80 साल की उम्र में उम्र कैद की सजा। क्या ये सब एक ऐसा मतलब मॉडल नहीं साबित होना चाहिए, एक ऐसा एग्जाम्पल सेट नहीं होना चाहिए कि पुलिस के अंदर भी भय बैठे कि अगर आप कुछ गलत कर रहे हैं तो उसका खामियाजा आप ही को भुगतना पड़ेगा? दरअसल एक तरह का
ये एक एडवेंचरिज्म हावी हो गया है पुलिस में ख़ास तौर पे, और मजिस्ट्रेट्सों में भी है ये, एसडीएम्स वगैरह पे भी ये एडवेंचरिज्म हावी है। उन लोगों को लगता है कि 100 में 10 बार अगर पकड़े भी जाएंगे तो निकल जाएंगे किस तरह उससे जो है। तो जब सर्टेनिटी ऑफ पनिशमेंट नहीं होती है तो फिर लोग एडवेंचरिज्म करने लगते हैं। मैंने ये इलाहाबाद में जो मकान गिराने वाली बात है, इस पर मैंने फेसबुक पे लिखा भी था, और काफ़ी दिन पहले मैंने एक टेलीविज़न इंटरव्यू में भी कहा था कि ये बड़ा बुलडोजर एक्शन का बड़ा दुरुपयोग हो रहा है, और पुलिस अधिकारी और विकास प्राधिकरण के अधिकारी किसी के पास भी पहुंच जाएंगे और कहेंगे भाई तुम्हारा संबंध, इलाहाबाद को मैंने खास तौर पे नाम लेके बताया था, वर्तमान प्रयागराज का, कि ये अतीक अहमद के आदमी हो तुम, इसमें अतीक अहमद का पैसा लगा है इस मकान में, इसको गिरा देंगे हम, और ये धमकी दिखा के एक्सटॉर्शन करते रहते हैं लोग। ये मैंने बात कही थी इसको। तो इसमें उस समय जो बीजेपी के कोई प्रवक्ता थे, उन्होंने इस पर बड़ी अजीब से तरीके से नाराज़गी जताई। वो सूचना सुनना नहीं चाहते हैं लोग जो हैं। अब कल परसों फिर अभी अखबार में छपा था, जिस पर मैंने फिर लिखा है, वो घटना हुई, वही मकान गिरा दिया आपने, और अब कोर्ट कह रहा है बहुत गलत बात हुई, आपको बनाना पड़ेगा। अब ये लोग इस बात से संतुष्ट हैं, अधिकारी लोग, कि मकान बनाना पड़ेगा तो सरकारी पैसे से बन जाएगा, वो उन्हीं के पेंशन से बनना चाहिए, उन्हीं के पैसे से बनना चाहिए, प्लस कार्रवाई भी होनी चाहिए, एफआईआर भी दर्ज हो। अभी कुछ दिन पहले आपको याद हो कि संत कबीर नगर जिला, मेरे ख्याल में बस्ती का जो खलीलाबाद था, हाँ जी। उसमें रोड किनारे किसी व्यक्ति का मकान गिरा दिया था लोगों ने। तो वो मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया, सुप्रीम कोर्ट ने उसे 25 लाख रुपए का जुर्माना भी किया और कहा इनके खिलाफ कार्रवाई करिए, एफआईआर दर्ज करिए। 1 महीने तक एफआईआर जब दर्ज नहीं हुई और कंटेम्प्ट का मामला आया, तो अब चूंकि सुप्रीम कोर्ट का मामला था, कहीं दाएं बाएं जा नहीं सकते थे, लिहाजा उसमें जिलाधिकारी, अपर जिलाधिकारी, एडिशनल एसपी और कई डिपार्टमेंट के अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर हुई दर्ज। अब ये हो सकता है पुलिस उसको एफआईआर को दबा ले, फाइनल रिपोर्ट लगा दे, लेकिन मैं आप बता दूं कि तमाम मामले जो मैंने कहे हैं वो ऐसे हैं जिनमें फाइनल रिपोर्ट पुलिस ने लगा दिया, लेकिन कोर्ट ने संज्ञान ले लिया और 25 साल 30 साल बाद फिर वो केस में सजा हुई और उम्र कैद की सजाएं हो गई। सोचिए डीएम साहब बुढ़ौती में जेल जाएंगे तो कैसा ये लगेगा? लोग एडवेंचरिज्म के नशे में इसको समझ नहीं रहे हैं कि ये गलत काम ही होता है। जो है ये हमारे बेसिकली देखा जाए तो ये हिंदुस्तानी फिलॉसफी के खिलाफ है। ये आप वो काम कर रहे हैं जो अधर्म है। गीता में कृष्ण कहते हैं स्वधर्मे निधनम श्रेया पर धर्मो भयावह। जो आपकी ड्यूटी है आप वो करिए, आप गलत काम मत करिए। ये बहुत खतरनाक चाल है। इस डेंजरस गेम पे नहीं फंसना चाहिए फोर्स को खास तौर पर नहीं फंसना चाहिए, क्योंकि फोर्स की इमेज इतनी खराब है कि मामला अगर कोर्ट पहुंच जाता है तो थोड़ी भी 2 गवाही मिल गई सजा हो जाएगी आपको। सब बैठे हैं ताक में कि आप अभी चंडीगढ़ में जो मोहाली में मामला हुआ है, ये इंस्पेक्टर साहब 80 साल की उम्र के हैं, रिटायर्ड एसएचओ हैं ये, और इनको 84 के एक एनकाउंटर के मामले में उम्र कैद की सजा भी हो गई। 80 साल की उम्र में? हाँ, 84 का मतलब समझ लीजिए कि करीब 40 साल हो गए। सॉरी 84 नहीं, 93 का मामला है। तब भी 30 साल हो गए। 93 का मतलब 31 साल हो गए। 80 साल की आपकी उम्र है। मैंने खुद देखा है पुलिस अधिकारियों को, इंक्लूडिंग एन इंस्पेक्टर, सेंट्रल जेल बरेली में जेल के अंदर मरते हुए। सजा हो गई, कोर्ट से बेल नहीं होती है क्योंकि आपकी इमेज खराब है। कोर्ट को लगता है पुलिस गलत काम करती है, लिहाजा पुलिस का मामला अगर आ जाता है तो कोई जमानत तक नहीं करता है आपकी। पीलीभीत में एक एनकाउंटर हुआ था 91 में, 12 या 13 में उम्र कैद की सजा हो गई लोगों को। आप समझ लीजिए कि 24-25 साल बाद, और हाई कोर्ट से बेल नहीं हुई उनकी, जो सजा काटनी पड़ी उन लोगों को। अंत में हाई कोर्ट ने उस सजा को थोड़ा कम किया तो सजा काट के लोग छूटे। कुछ लोग जो बहुत बूढ़े वगैरह थे वो अब सुप्रीम कोर्ट में अपील में है मामला, और जब तक नहीं, फिर किसी ने साथ नहीं दिया। अपना विभाग नहीं साथ देता होगा? कोई नहीं साथ देता। जब उकसा के चढ़ा देते हैं और उसके बाद जब फंसते हैं, सरकार पल्ला झाड़ किनारे खड़ी होती है, कहीं कोई कह थोड़ी। बुलडोजर के मामले में उत्तर प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में साफ साफ कहा है कि हमारा ऐसा कोई निर्देश नहीं है, हम अभियुक्तों के मकान नहीं गिराते हैं। साफ पल्ला झाड़ दिया सरकार ने। अब जो पकड़ा जाए वो जन्ने, और खुश करने के चक्कर में होता है। जब आप जाएंगे, जब बात आएगी, अगर जांच शुरू होगी तो ये बात आएगी आप नोटिस दिया कि नहीं दिया, नोटिस रिसीव हुआ कि नहीं हुआ है।
कब नोटिस आपने इशू किया था? जिलाधिकारी को उसको रिसीव करवाया गया कि नहीं रिसीव करवाया गया? सब चीज़ें जांच में आएंगी। और आज नहीं तो कल जांच होगी। सब जो फर्जी आप लिख लेते हैं ना, बैक डेट में नोटिस जारी कर लेंगे, रख के कॉपी फाड़ के फेंक देंगे, अपनी फाइल पे रख लेंगे, ये ऐसे नहीं होता है। ये जब पुलिस जांच करेगी इसमें, तो पुलिस ये सब देखती है। वो कह देंगे आपने कोई नोटिस जारी नहीं किया, ये फ्रॉड और कर दिया आपने, फर्जी कागजात बनाने का एक केस और बन जाएगा, 420 और ले एक लीजिए। धारा और लग जाएगी। बता रहा हूँ मैं आपको। हम्म। तो देखिए, कोई औचित्य इस बात का नहीं हो सकता कि आप गलत काम करें। आनंद, आप सर, आप यूपी के डीजीपी जैसे बड़े पद पर रहे हैं, और जितना हम लोग आपको सामने से अभी जान पा रहे हैं, इसके पहले आपकी वीडियोस और कार्यप्रणाली देखी, आपका स्वभाव बहुत विनम्र है, जो सामने से समझ में आ रहा है। लेकिन अगर आम पब्लिक के बीच में अगर पुलिस शब्द का कोई प्रयोग करे, तो उसके मन में जो छवि सबसे पहले आती है वो एक भय वाली आती है। पुलिस मतलब एक डर। अगर मेरे साथ कोई घटना हो जाती है और मैं ये चाहता हूँ कि मैं पुलिस के पास जाऊँ अपनी समस्या लेके, तो मेरे मन में 10 बार ये सवाल होगा कि मैं जाऊँ या ना जाऊँ। कहीं ऐसा नहीं कि पुलिस हमसे ही 10 सवाल पूछ ले और हम उस पचड़े में फंस जाएं। तो जो ये पुलिस की छवि एक डर वाली आम पब्लिक के बीच में बन गई है, पहला तो मैं ये चाहता हूँ कि इसका ये डर कैसे हटे लोगों के बीच में, इसमें आपका सुझाव क्या है, और इस डर की वजह क्या है कि पुलिस की जो छवि होनी चाहिए कि पब्लिक को एक ताकत मिलनी चाहिए कि नहीं, अगर मेरे साथ कुछ गलत हो रहा है तो पुलिस मेरे साथ में, लेकिन उल्टा हो गया है, उसके साथ गलत हो रहा है तो उसको लग रहा है पुलिस कहीं हम उस पचड़े में कहीं हम न फंस जाएं। तो ये छवि कैसे सुधर सकती है और इसके पीछे का कारण क्या है? मैं जब 2017 में मैं डीजीपी बना था, तो मीडिया के सवालों पर मैंने यही कहा था कि हमारा पहला काम है पुलिस की छवि ठीक करना। छवि मतलब व्यवहार ठीक करना। पुलिस का व्यवहार बहुत ख़राब है। बदतमीजी जो है एक तरह से जड़ कर गई है पुलिस के व्यवहार। और पुलिस को चूँकि अप्रिय कार्रवाई करने का अधिकार, कानूनी अधिकार प्राप्त है, इसलिए पुलिस जब बदतमीजी करती है तो उससे भय व्याप्त होता है। दूसरा कोई डिपार्टमेंट बदतमीजी करेगा तो उसका वो असर नहीं होता है। अगर पुलिस कहे कि हम आपको ठीक कर देंगे, इसका मतलब ये कर सकती है ना। लेकिन अगर एक तहसीलदार कहे तो वो उसको लोग कहेंगे अरे क्या करेगा, उतनी गंभीरता से तो ये पुलिस को तो विशेष तौर पर इसमें अलर्ट रहना जरूरी है। और लोकतंत्र में ये जनता का अधिकार है कि राज्य की संस्थाओं से उसको सम्मान मिले, क्योंकि जनता मालिक है इसमें। और हम लोग पुलिस अधिकारी जो हैं ये उनके कर्मचारी हैं, सेवक हैं। नेता सेवक नहीं है, नेता उनके प्रतिनिधि हैं, लेकिन अधिकारी कर्मचारी सेवक हैं। सेवक को बदतमीजी तो करनी नहीं चाहिए मालिक से। सेवक अगर मालिक से बदतमीजी करेगा तो वो तो अधर्म है एक तरह का, अपनी ड्यूटी नहीं कर रहे हैं आप। दूसरा, जो आपको जनता ने कानून के द्वारा जो तरीका बताया है काम करने का, आपको उसी तरह से काम करना है। आपको अपने हिसाब से काम नहीं करना है। आपको ये नहीं देखना है कि ये ज़्यादा उचित है। क्या उचित है क्या उचित नहीं, ये जनता जानती है। उसके नुमाइंदे जो हैं, MP MLA जो हैं, ये कानून बना देते हैं। आपको वैसे काम करना है। फॉर एग्जाम्पल, कोई नौकर जो ये नहीं कह सकता कि साहब खेत में क्या बोया जाए। मान लो मालिक कहता है गेहूं बोना है, तो आप ये नहीं कह सकते गेहूं नहीं, मसूर ज़्यादा फायदा देगा, हम तो मसूर बोएंगे। ये गलत बात है। ये कैसे कार्रवाई करनी है ये आप नहीं तय कर सकते, आप सर्वेंट हैं। ये कार्रवाई कैसे करना है ये वो जनता तय करेगी। और जनता कैसे तय करती है? कानून के जरिए। तो आपको वैसे ही काम करना है। अगर आप गलत काम करते हैं तो ये नमक हरामी है, ये अधर्म है। गीता में इसी को अधर्म कहा गया है। स्वधर्म में निधर्म श्रेया। आप अपना धर्म का पालन करिए। सेवक धर्म है आपका, आप मालिक नहीं हैं। बहुत से लोग कहते हैं साहब लॉ एंड ऑर्डर एट एनी कॉस्ट। नहीं, हम कोई भी कीमत देने को तैयार नहीं है लॉ एंड ऑर्डर के लिए। हम केवल उतनी कीमत देंगे जो हमने कह रखी है। हम अरबों रुपए खर्च कर रहे हैं, ये हम कीमत दे रहे हैं कानून व्यवस्था बनाने की। हमने आपको गाड़ियां, घोड़ा, टेक्नोलॉजी, कम्युनिकेशन, कंट्रोल रूम दे रखा, ये कीमत हम दे रहे हैं। इससे ज़्यादा कीमत हम नहीं दे सकते हैं। तो ये लोगों को समझना होगा। अगर आपकी बात कोई आम अभी जो हमारे दर्शक सुन ले तो तुरंत जाके 4 बार अकाउंटेबिलिटी तय कर ले SHO साहब की कि SHO साहब
ये पूरा जो हमारा है तो ठीक से काम बिल्कुल, कीजिए। आप ऐसे नहीं कर सकते ना। आशुतोष साहब, हमने आपको बता रखा है ना, ऐसे काम करना है, आप ऐसे काम करिए। अगर काम वैसे नहीं होता है तो आप सरकार को बताइए कि साहब ये कानून ठीक नहीं है, कानून बदलिए। दुनिया भर में ऐसे ही होता है। आपको याद हो इंग्लैंड में अभी कुछ दिन पहले जब ये फिलिस्तीनियन वाला इशू चल रहा था, तो फिलिस्तीनियन समर्थक लोगों ने वहाँ एक वो निकाला, मार्च निकाला था लंदन में। तो जो राइट विंग वाले वहाँ के लोग थे वो चाहते थे कि पुलिस इस पर रोक लगाए। वहाँ के जो गृह मंत्री थे, होम सेक्रेटरी जो होते हैं, वो भी चाहते थे कि इस पर रोक लगाई जाए। उन्होंने कमिश्नर पुलिस पे दबाव डाला। कमिश्नर पुलिस लंदन ने कहा साहब हमारे पास कोई इंटेलिजेंस ऐसी नहीं है कि ये लोग कोई बवाल करेंगे, इसलिए हम रोक नहीं लगा सकते। आप देख लीजिए इसको, जो है क्या भारत में वो संभव है? हम रोक नहीं लगाएंगे इस पर, और आप लोग बवाल ना कराइएगा कोई। लेकिन राइट विंग वालों ने रोकने का प्रयास किया, उसमें सैकड़ों राइट विंग वाले गिरफ्तार किए गए और वो उनका पूरा जुलूस निकला। तो अगर कोई शांतिपूर्ण किसी काम में बाधा डालता है तो आप उसके खिलाफ कार्रवाई करिए। आप ये नहीं कह सकते शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए हम आपको रोक देंगे। ये क्या मतलब हुआ भाई? मेरा अधिकार आप हनन करेंगे इसलिए शांति व्यवस्था बनी रहे। मुझे आप कह रहे हैं कि आप बाहर मत निकलिए क्योंकि उससे शांति व्यवस्था भंग हो जाएगी। जो भंग करेगा उसके खिलाफ आप कार्रवाई करिए, बजाय कि मुझसे आप कह दें। चोरी नहीं रोक पा रहे हैं तो कहते हैं आप सामान लेके बाहर मत निकलिए, कहते हैं आप रात में बाहर मत निकलिए। समझ रहे हैं आप? तो ये देखिए बेसिकली ये गलत चीजें हैं। आपका अहंकार ये कहलाता है, आपसे आप उल्टा सीधा बोलते हैं। आप जो जनता से आप तमीज से बात नहीं करना चाहते हैं, उल्टा सीधा उनको कह के आप अपमानित और कर रहे हैं। तो मैं इस बात को कहीं समर्थन नहीं किया, मैं हमेशा इस पर मैं अडिग रहा और मुझे इसका लाभ मिला। हर तैनाती में मुझे इसका लाभ मिलता था, पूरा सहयोग मुझे जनता से मिलता था, कभी कोई दिक्कत नहीं हमको होती थी। सर मेरा सवाल इसका ठीक अपोजिट है। आजकल कहीं ना कहीं पुलिस का खौफ कम होता जा रहा है। पहले पुलिस का खौफ जितना था आज से 10-15 साल पहले, आजकल के बच्चे जाते हैं थाने में बैठते हैं, शाम को कुछ पैसे वैसे का चक्कर होता है, वो सब निपटा के घर निकल जाते हैं। कहीं भी पुलिस से कोई विवाद होता है तो बच्चे मोबाइल निकाल के तुरंत वीडियो बनाने लगते हैं पुलिस का ही, उसमें पुलिस वाले पीछे हट जाते हैं। तो ये पुलिस का खौफ भी कम होता जा रहा है, कोई कुछ समझ नहीं रहा है। तो इस पे आपकी क्या राय है, कैसे इसको ठीक किया जा सकता है? पुलिस का खौफ तो कम होना ही चाहिए, बल्कि पुलिस का खौफ होना ही नहीं चाहिए। खौफ तो कानून का होना चाहिए। मैं इस बात को बार बार कहता हूँ, लोग उसको बिदकते हैं इसलिए कि उनसे उनका चरित्र रंगा होता है कि अंग्रेजों को आप दोष देते हैं। अंग्रेजों के टाइम में ये अत्याचार नहीं होता था इस तरह का। मैं एक बात का उदाहरण देता हूँ हमेशा, जो है कि एक मिदनापुर जिला है वेस्ट बंगाल में, आजकल वेस्ट बंगाल कहते हैं, तब बंगाली कहा जाता था। वहाँ पे एक टू एक, बैक टू बैक, जिसे आजकल भाषा में कहा जाता है, बैक टू बैक 3 कलेक्टरों का मर्डर हुआ। लोग पकड़े गए, फांसी की सजा हुई, सब कुछ हुआ, लेकिन किसी का घर नहीं गिराया गया। अंग्रेजों के दौरान किसी का फर्जी एनकाउंटर नहीं किया गया। 1931-32 में 3 डीएम मारे गए लगातार, अच्छा, लगातार, और कई डीएम मारे गए। मैंने इस पर बड़ा डिटेल में एक लेख लिखा था। किसी का एनकाउंटर में नहीं मारा गया, किसी के परिवार वालों को नहीं बैठा लिया गया, कभी नहीं ऐसा हुआ। ये बिल्कुल नहीं होता था। आप ये नहीं कह सकते साहब ये अंग्रेजों की देन है, नहीं। आप ये नहीं कह सकते अंग्रेजों की पुलिस है ये, आप उससे खराब है ये पुलिस। हमारी पुलिस अपनी पुलिस, अपना संविधान है, फिर भी ये हाल है। कभी ऐसा नहीं होता था। और हम तो देखते अपने टाइम में देखते हैं, मुझे 70s में हम लोग पढ़ते थे, जब गाँव में रहते थे, तो तमाम पुलिस अधिकारी ऐसे थे जिनको लोग आज तक याद करते हैं, इसलिए उनका व्यवहार अच्छा था। अपराधियों पर कार्रवाई आपको याद किया जाता है, मेरे को याद है कि लेकिन लोग याद करते हैं उसको। आप जब डीजीपी थे, मैं उसमें असाइनमेंट का एक एम्प्लॉय हुआ करता था, मैंने आपको कॉल किया था और जो भी समस्या थी देवरिया का, आपने उसे तुरंत उसमें सुना था और कप्तान को आगे बोला भी था। कोई ऐसी नहीं कि किसी से पैरवी लगवाने की जरूरत है, समस्या जेन्युइन है, उसका काम हुआ। पब्लिक यही चाहती है। हमारे थाने में 1972 में हम लोग हाई स्कूल में थे, एक किशन सिंह यादव इंस्पेक्टर एसओ थे, उसमें सब इंस्पेक्टर एसओ होते थे। आज तक उनको लोग याद करते हैं, किशन सिंह यादव को। ऐसे दर्जनों पुलिस अधिकारी हैं दरोगा के स्तर पे जिनको लोग आज तक याद करते हैं। उनका व्यवहार सबसे बड़ा अच्छा था, कोई भी जाके उनसे मिलता था, तमाम उनको सूचनाएं मिलती रहती थी। सर जो आशुतोष कह रहे हैं ना, तमाम लोग जाके मिलते थे,
आज शाम को थाने चौकी में उन्हीं के वही बैठते हैं जिनको मैनेज करना होता है। नहीं, आज नहीं लोग मिल सकते हैं लोगों से ना, डरते हैं, आशंका है लोगों को कि पता नहीं क्या बोल देगा, नहीं बंद कर देगा तो कुछ ना कुछ उल्टा सीधा बोलेगा, अपमानित कर देगा हमको जो है, तो नहीं लोग जाते हैं। ये दिक्कत है, ये बड़ी बड़ी गलत बात है जो है। हम लोगों को ट्रेनिंग में सिखाया जाता था कि भाई पब्लिक कंप्लेंट्स को अटेंड करना आपकी सबसे महत्वपूर्ण ड्यूटी है। मैं लखनऊ में ये अंडर ट्रेनिंग था, हमको ये बताया गया था कि आप पब्लिक कंप्लेंट्स को अटेंड करिए, अदरवाइज अधीनस्थ अधिकारी आप बेलगाम हो जाएंगे। हम लोग रोज, मैं तो एज डीजीपी 2 घंटा रोज मिलता था लोगों से। तो ये इसको नज़रअंदाज कभी नहीं करना है पुलिस लीडरशिप को। पुलिस की छवि नहीं खराब होती ही चली जाएगी, कभी अच्छी थोड़ी होगी इसमें जो है। आप कोर्ट्स के रिमार्क्स पढ़िए पुलिस के बारे में, तब पता लगेगा आपको छवि क्या है। और ये बात जैसे आपने कही कि लोग वीडियो बनाने लगते हैं तो लोग पीछे हट जाते हैं, अच्छी बात है ये। अपने ताकत का पता अगर होना आप नहीं सर, खुद गलत काम कर रहे हैं तभी तो पीछे हट रहे हैं आप। नहीं, अगर जनता भी गलत कर रही है, कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं कुछ किया है, फिर पुलिस रोकने आ रही ठीक है है। तो वो पुलिस पे बताते हैं कि हमको जबरदस्ती मार रहे हैं, पीट रहे हैं, उसका वीडियो बनाते हैं। बनाने दीजिए। अगर आप जबरदस्ती नहीं मारपीट करेंगे, गलत काम नहीं करेंगे तो उसमें डरने की क्या बात है भाई? कोई डरने की बात नहीं है। कानून आपको संरक्षण देता है, सबको करता है, कानून आपको अधिकार देता है। आपको भी कैमरे दिए गए हैं, आप भी अपना वीडियो बना लीजिए, ऐसी क्या बात है? तो हमने तो ट्रेनिंग में बहुत ये कन्विंस करने की कोशिश की, लोगों को सिखाते थे। आईपीएस से लेकर मैं कांस्टेबल तक लेक्चर देने जाता था, सब करता था कि भाई आपको सबसे पहला काम व्यवहार ठीक करना है। काबिलियत की समस्या नहीं है पुलिस में, समस्या व्यवहार की है। आप सही जगह अपनी काबिलियत नहीं दिखा रहे हैं, क्या करे आदमी, तो जाए कहाँ? इसलिए जो भी मुझसे इंटरेक्शन में आता है मैं उसको कहता हूँ, और जब नहीं कोई सुनता है तो मेरे सामने मामला आता है, मैं लिखता हूँ उसको जो है। और एक क्या किया जा सकता है इसमें? सर देखिए, आप जिस पद पे रह चुके उस पद पे भी ऐसा है कि आपको भी कई बार आप असहाय फील करते होंगे कि किसी की पैरवी कर रहे हैं और काम उसका नहीं हो रहा है, लिखना पड़ रहा है। आम जन का क्या होता होगा? हम चूंकि पत्रकार हैं, हम शहरी आबादी में रहते हैं, बहुत अपने हक जानते हैं, ट्वीट कर देंगे, पोस्ट कर देंगे, वीडियो बनवा लेंगे, इंटरव्यू कर लेंगे। लेकिन अभी भी गांव में एक बहुत बड़ा तबका उत्तर प्रदेश का गांव में रहता है जिनको अपने अधिकार नहीं पता है, जो डर जाते हैं। अभी कुछ दिन पहले मामला था कि एक उसकी पुत्री के साथ रेप हुआ था, वो मामला दर्ज कराने के लिए पैसा दे रहा था, फिर एंटी करप्शन ब्यूरो ने उसे पकड़ा, पैसा जब वो ले रहा था दरोगा। सर इस तरीके की बात है, जहाँ रेप जैसा मामला है उसके भी पिता से पैसा लेना, ये तो बड़ी शर्मनाक स्थिति है, लेकिन ये ऐसा हो रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। अभी मेरे ख्याल में 1 हफ्ता पहले मेरे सामने खुद एक मामला आया, मेरे ही गांव का मामला था। वो एक लड़की ने उत्पीड़न से तंग आके आत्महत्या कर ली, थाने वाले उसकी एफआईआर नहीं लिख रहे हैं, कहते हैं कोर्ट से लिखाइए। मैंने पुलिस अधीक्षक से बात किया, हमने कहा भाई एफआईआर लिखवा दीजिए, पुलिस अधीक्षक एफआईआर नहीं लिखा रहे हैं। मतलब एक डीजीपी साहब, पूर्व डीजीपी की बात एक तब फिर- कप्तान ही सुन रहे हैं। फिर 3-4 दिन जब और हो गए तब मैंने फिर उनके एडीजी से कहा, तब जाके एफआईआर हुई। ये कितनी बड़ी बात है, आप बहुत बड़ी बात कह रहे हैं कि एक कप्तान साहब पूर्व डीजीपी की बात मैं नहीं ये सुन रहे। हमेशा कहता हूँ, मेरे सामने हफ्ते में मिनिमम 2-3 मामले ऐसे आते हैं जिन्हें मुझे कहना पड़ जाता है। कई बार मैं अवॉइड कर जाता हूँ, मैं कह देता हूँ साहब मैं नहीं कहूँगा, तो मुझे अपनी बेइज्जती थोड़ी करानी है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि मना नहीं कर सकते आप, जो कहना पड़ता है, तब ये हाल होता है। गुस्सा नहीं आता तब? गुस्सा आएगा तो क्या करेंगे? गुस्सा तो आता ही है। हमने कभी ये देखा नहीं इस तरह का, ये दौर यहाँ तक आ गया। हमने कभी ये नहीं देखा। तो आखिर एक देखिए ना, कप्तान के अंदर मतलब ये मैं कई जगह देख लिया हूँ कि बहुत ज्यादा हनक है। हनक नहीं है, कप्तानों की हिम्मत नहीं है, उनके अंदर नैतिक साहस नहीं है कि वो दरोगा से कहें। दरोगा से आंख में आंख डाल के बात नहीं कर पाते हैं ज़्यादातर कप्तान। रीजन तो भ्रष्टाचार ही रीजन है, और क्या रीजन होगा इसका? आप गलत काम करेंगे तो आप कैसे उसे कहेंगे एफआईआर दर्ज कर लो, ये कर लो, क्यों नहीं किया आपने?
FIR क्यों नहीं किया, इस बात पे हट जाना चाहिए था उसको तक। यानी जो ये बात चलती है दबे खाने की, हफ्ता चल रहा है, हर थाना बंदा हुआ, ऐसा ही है। अब हफ्ता हफ्ता जैसी बात, ये तो लूज टॉक हो जाएगी मेरे लिए कहना। लेकिन थाना बंधा हुआ है। लेकिन जब आप नीचे के अधिकारियों से सख्ती से नहीं कह सकते हैं कोई चीज़, वो आपका कहना नहीं मान रहा है वो, तो ये इसका कोई और कारण नहीं हो सकता सिवाय भ्रष्टाचार के, कोई और आधार नहीं हो सकता। मजाल है कोई बात ना माने जो है, ऐसा नहीं है। हमने भी इसी डिपार्टमेंट में 37 साल हमने दी है। पुलिस में पुलिस अधिकारी अपने सीनियर अधिकारी की बात को 100% मानता है, वो उसमें चूक नहीं करता। सर ये मैंने सुना है कि बैच तक का सम्मान होता है, कि जो एक बैच ज्यादा भी है, अगर उसने जो कह दिया वो कह दिया। वो बिल्कुल करते हैं लोग जो हैं। तो या तो लोग कहते ही नहीं है, उनको लगता है क्या इस बात को क्यों हम मुझसे कहें, हाँ, ये क्या कर लेगा हमारा। एक चीज़ समस्या ये हो रही है, लोग एडवेंचरिज्म में आ गए हैं, उनको लगता है कि ये अधिकारी हमारा क्या कर लेगा, रिटायर्ड अधिकारी क्या कर लेगा हमारा, ये समस्या है। उनको जब तक ये ना लगे कि हमें कोई कार्रवाई हो जाएगी, वो मानते नहीं इस बात को। वो वही बात है जो हमने पहले बात किया, कार्रवाई का जो डर है वो खत्म हो गया है। तो आज हमारे साथ बात करने के लिए पंचायत में थे पूर्व डीजीपी सुल्तान सिंह साहब, जिनसे हमने पुलिसिया सिस्टम को लेके बहुत सारी बातें की। हम फिर से सुल्तान सिंह साहब को बुलाएंगे पंचायत में ही, और किसी और मुद्दे पे बात करेंगे। आपको हमारी ये पंचायत कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। राम राम।